प्रिय विद्यार्थियों, 13वीं रसायन के अंतर्गत आज हम किरेल अणु के विन्यास का द्विविमीय निरूपण तथा साइक्लोहेक्सेन के संरूपण, अक्षीय एवं भूमध्यीय हाइड्रोजन परमाणु एवं एकल प्रतिस्थापी साइक्लोहेक्सेन व्युत्पन्नों के संरूपण के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम किरेल अणु के विन्यास का द्विविमीय निरूपण कैसे करते हैं, इसके लिए कई तरह के सूत्र प्रयुक्त होते हैं, जिनमें पहला है फिशर प्रक्षेपण सूत्र। इस सूत्र में या इस सूत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो नियम है उसमें पहला है लंबवत काटती हुई दो रेखाएं खींची जाती है। जिस बिंदु पर ये रेखाएं काटती है वह बिंदु किरेल कार्बन होता है तथा उस पर बने चार बंध चार रेखाओं द्वारा प्रदर्शित होते हैं। जैसा इस चित्र में दो लंबवत काटती हुई रेखाएं तथा जहां पर ये रेखाएं काट रही है वह किरेल कार्बन है और ए बी सी डी ये चार अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह हैं। दूसरा नियम है क्षैतिज रेखाएं उन बंधों को प्रदर्शित करती है जो कागज के तल से दृष्टा की ओर ऊपर की ओर निकले, जबकि ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लाइंस उन बंधों को दर्शाती है जो दृष्टा से दूर कागज के तल के नीचे की ओर हों। तीसरा नियम है क्रॉस के ऊपरी ऊर्ध्वाधर छोर पर यानी टॉप वर्टिकल एंड पर मुख्य क्रियात्मक समूह लिखा जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा को अणु की मुख्य श्रृंखला मानकर निचले छोर पर वह एल्किल या अन्य समूह लिखा जाता है जो मुख्य क्रियात्मक समूह के विपरीत छोर पर स्थित हो। चौथा नियम है किरेल कार्बन से बंधित शेष दो समूहों को क्षैतिज रेखा के छोरों पर लिखते हैं। उपरोक्त चार नियमों के आधार पर डी माइनस लैक्टिक अम्ल का फिशर प्रक्षेपण सूत्र निम्न होता है। यानी इस डी लैक्टिक अम्ल में मुख्य क्रियात्मक समूह COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, जिसको वर्टिकल लाइन के ऊपरी छोर पर लिखते हैं तथा CH3 को निचले छोर पर लिखते हैं। शेष दो समूह या परमाणु H व OH को क्षैतिज रेखा के दोनों सिरों पर लिखा है। यानी ये सूत्र जो है ये लैक्टिक अम्ल का फिशर प्रक्षेपण सूत्र है। इसी प्रकार डिग्लिसरैल्डिहाइड का फिशर प्रक्षेपण सूत्र भी लिखा जा सकता है, जिसमें CHO मुख्य क्रियात्मक समूह वर्टिकल लाइन के ऊपरी छोर पर है। दूसरे प्रकार का जो सूत्र होता है किरेल अणु को प्रदर्शित करने का वह है सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र। यह संरूपण को प्रदर्शित करने की विधि है। इस विधि में अणु का मध्य कार्बन कार्बन बंध तिरछी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है तथा अणु को तनिक दाईं ओर से देखा जाता है। एथेन के आंतरित या सांतरित तथा ग्रसित साहोर्स प्रक्षेपण सूत्र निम्न प्रकार से बनते हैं। ग्रसित में दोनों कार्बनों पर स्थित हाइड्रोजन एकदम सीध में होते हैं और उसको तिरछी रेखा से प्रदर्शित करते हैं, जबकि सांतरित में मध्य वाली सीध में स्थित होते हैं। तीसरे प्रकार का जो सूत्र है वह है न्यूमन प्रक्षेपण सूत्र। इस
संरूपण को प्रदर्शित करने के इस विधि में अणु को मध्य कार्बन कार्बन बंध के सिरे से देखते हैं, एक वृत्त बनाते हैं तथा वृत्त का केंद्र सम्मुख कार्बन माना जाता है। सम्मुख कार्बन के बंध इस वृत्त के केंद्र से खींचते हैं, जबकि पश्च कार्बन के बंध वृत्त की परिधि से खींचे जाते हैं। जैसे एथेन के संरूपणों को न्यूमन प्रक्षेपण सूत्र की सहायता से एक वृत्त और उसका केंद्र से निकलने वाले 3 हाइड्रोजन बंध और परिधि से निकलने वाले 3 हाइड्रोजन बंध। तो ये जो पहला है ये सांत्रित है, सांत्रित रूप है एथेन का, जबकि जो दूसरा है ये एथेन का न्यूमन प्रक्षेपण सूत्र घर्षित रूप है। चौथे प्रकार का सूत्र है फ्लाइंग वेज सूत्र। इस सूत्र में सामने वाले बंधों को ठोस लाइन यानी सॉलिड वेज द्वारा तथा पीछे वाले बंधों को टूटी लाइनों द्वारा यानी ब्रोकन लाइंस द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार का सूत्र दर्शाने वाली विधि को वेज सूत्र कहा जाता है। जैसे लैक्टिक अम्ल के वेज सूत्र को निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। इसमें सॉलिड वेज H और OH के बंधों को बता रहे हैं, जबकि ब्रोकन लाइंस, डॉटेड लाइंस COOH और CH3 के बंधों को दर्शाती है। इसकी जो मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब, उसमें इस लैक्टिक अम्ल का दर्पण प्रतिबिंब जो अध्यारोपित नहीं हो रहा है, इसका दूसरा प्रकाशिक समावयवी है। अब हम बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन के संरूपण। साइक्लोहेक्सेन के 2 प्रकार के संरूपण होते हैं। पहला है कुर्सी संरूपण, दूसरा है नौका संरूपण। कुर्सी संरूपण कुर्सी जैसी आकृति प्रतीत होती है, जबकि नौका में नौका जैसी आकृति दिखती है। नौका संरूपण व कुर्सी संरूपणों में से कुर्सी संरूपण अधिक स्थायी होता है। साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी संरूपण एथेन के आंतरिक संरूपण के समरूप होता है। दोनों में हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य अधिकतम दूरी होती है, अतः प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है और इस कारण कुर्सी संरूपण का स्थायित्व अधिकतम होता है। इसके विपरीत साइक्लोहेक्सेन का नौका संरूपण एथेन के घर्षित संरूपण के समरूप होता है, जिसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है, जिससे अधिकतम प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है और इस प्रतिकर्षण के कारण ही इसका स्थायित्व न्यूनतम होता है। एथेन के कुर्सी और नौका संरूपण को निम्न सूत्रों द्वारा या निम्न प्रक्षेपण सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अक्षीय और भूमध्यीय यानी विषुवतीय हाइड्रोजन परमाणु। साइक्लोहेक्सेन के एक अणु में 12 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इनमें से 6 हाइड्रोजन परमाणु वलय के लंबवत एकांतर क्रम में 3 ऊपर व 3 नीचे होते हैं। इन्हें अक्षीय यानी एक्सियल हाइड्रोजन कहते हैं और शेष 6 हाइड्रोजन परमाणु वलय के चारों ओर भूमध्यीय या विषुवतीय रूप से व्यवस्थित होते हैं। इन हाइड्रोजन परमाणुओं को भूमध्यीय हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कहते हैं। अक्षीय एवं भूमध्यीय हाइड्रोजन परमाणुओं को निम्न चित्र में क्रमशः A यानी एक्सियल तथा E यानी इक्वेटोरियल द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यानी A से प्रदर्शित हाइड्रोजन एक्सियल यानी अक्षीय हाइड्रोजन है और E से प्रदर्शित हाइड्रोजन इक्वेटोरियल यानी विषुवतीय हाइड्रोजन परमाणु हैं। कुर्सी संरूपण में अणु
न्यूनतम तनाव में होता है, अतः अत्यधिक स्थायी होता है, जबकि नौका संरोपण में हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, जिससे ये एक दूसरे के प्रति अंतर क्रिया के कारण अणु के स्थायित्व को कम कर देते हैं। यही कारण है कि नौका संरोपण कुर्सी संरोपण की तुलना में कम स्थायी होता है। C1 व C4 के इन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहते हैं। मोहर के अनुसार कुर्सी संरोपण नौका संरोपण की तुलना में अधिक स्थायी होता है। सामान्य ताप पर साइक्लोहेक्सेन पूर्ण रूप से कुर्सी संरोपण में ही विद्यमान रहता है। कुर्सी व नौका संरोपण में साम्य को निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसा इस चित्र में बताया गया है। अब हम बात करेंगे एकल प्रतिस्थापी साइक्लोहेक्सेन के संरोपण। साइक्लोहेक्सेन के एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्नों में दो संरोपण बनते हैं, जैसे मैथिल साइक्लोहेक्सेन के एक होता है अक्षीय प्रतिस्थापी, दूसरा होता है भूमध्यीय प्रतिस्थापी। अक्षीय प्रतिस्थापी की तुलना में भूमध्यीय प्रतिस्थापी अधिक स्थायी होता है। इसका कारण यह है कि अक्षीय परमाणु एक दूसरे से कम दूरी पर होते हैं, जबकि भूमध्यीय परमाणु के मध्य अधिक दूरी होती है, और परमाणुओं के मध्य जितनी अधिक दूरी होगी उतना ही उस अणु का स्थायित्व अधिक होगा, क्योंकि परमाणुओं के मध्य अंतर क्रिया कम हो जाती है।